पैसे बचाएं। अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसा गंदा होता है। अमीर ज्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब ज्यादा गरीब। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हर कोई अमीर नहीं बन सकता, कभी पर्याप्त नहीं रहता, और सबसे मशहूर वाक्य, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। घर में जब भी मैं अपने पिताजी से पैसे मांगता था तो वे चिल्ला पड़ते थे, मैं किस चीज से बना हूं, पैसे से। मैं मजाक में कहता था, काश ऐसा होता, मैं आपकी एक बांह, एक हाथ, एक उंगली ले लेता। मेरे इस मजाक पर वे एक बार भी नहीं हंसे। यही असली मुद्दा है। आपने पैसे के बारे में बचपन में जो भी सुना है वह सब आपके अवचेतन मस्तिष्क के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके वित्तीय जीवन को चला रहा है। शाब्दिक कंडीशनिंग बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, एक बार मेरा 3 साल का बेटा जेम भागता हुआ मेरे पास आया और रोमांचित स्वर में बोला, डैडी, हम निंजा टर्टल मूवी देखने चलते हैं। यह पास में ही चल रही है। मुझे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इतने छोटे बच्चे को भूगोल का इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। कुछ घंटे बाद मुझे टीवी विज्ञापन में जवाब मिल गया, जिसमें फिल्म के विज्ञापन के नीचे यह लाइन लिखी थी, अब आपके करीबी थिएटर में चल रही है। शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति की एक और मिसाल हमारे मिलेनियर्स माइंड सेमिनार का एक प्रतिभागी है। स्टीफन को पैसे कमाने में कोई समस्या नहीं आती थी, उसे तो पैसे को रोक कर रखने में समस्या आती थी। जिस वक्त स्टीफन कोर्स में आया वह हर साल $8 लाख कमा रहा था और पिछले 9 साल से इतना ही कमा रहा था। लेकिन इसके बाद भी उसका खर्च खींचतान कर चलता था। किसी न किसी तरह से वह अपने पैसे को खर्च करके, उधार देने या गलत निवेश निर्णय लेकर गंवा देने में कामयाब हो जाता था। कारण चाहे जो हो, उसकी कुल जमा पूंजी शून्य थी। स्टीफन ने हमें बताया कि उसके बचपन में उसकी माँ अक्सर कहती थी, अमीर लोग लालची होते हैं, वे गरीबों के खून पसीने की कमाई हड़प कर दौलतमंद बनते हैं। इंसान के पास काम चलाने लायक पैसा ही होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पैसे बचाते हैं तो आप सुअर हैं। स्टीफन के अवचेतन मन में क्या चल रहा था, यह पता लगाने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं थी। कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह कड़का था। उसकी माँ ने शाब्दिक कंडीशनिंग करके उसे यह विश्वास दिला दिया था कि अमीर लोग लालची होते हैं, इसलिए उसके मस्तिष्क ने अमीर बनने को लालची होने के साथ जोड़ दिया। जाहिर है, लालची होना बुरी बात है, और चूंकि वह बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए अवचेतन रूप से वह अमीर भी नहीं बन सकता था। स्टीफन अपनी माँ से प्रेम करता था और उनकी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहता था। अगर वह अमीर बन जाता तो यह स्पष्ट रूप से उसकी माँ को पसंद नहीं आता, जो अमीरों को लालची मानती थी। इसलिए उसके लिए इकलौता तरीका यही था कि वह काम चलाऊ पैसे से ज्यादा आमदनी से जैसे तैसे छुटकारा पा ले, वरना उसकी माँ उसे सुअर समझेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर बनने और माँ या किसी दूसरे व्यक्ति के बीच चुनाव का सवाल उठने पर ज्यादातर लोग अमीर बनने का चुनाव करेंगे। संभव ही नहीं है। मस्तिष्क इस तरह से काम नहीं करता है। निश्चित रूप से अमीर बनना तार्किक चुनाव दिखता है, लेकिन जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतेंगी। हम अब अपनी कहानी की ओर लौटते हैं। कोर्स में 10 मिनट से भी कम समय में हमने कुछ बेहद महत्वपूर्ण अनुभवजन्य तकनीकों का प्रयोग करके स्टीफन के धन के ब्लूप्रिंट को बदल दिया। इसके बाद वह सिर्फ 2 साल में कड़के से मिलेनियर बन गया। कोर्स में स्टीफन को यह समझ में आ गया कि उसके नकारात्मक विश्वास उसकी माँ के थे, उसके नहीं थे, और ये विश्वास उसकी माँ के अतीत की प्रोग्रामिंग पर आधारित थे। हम इसे एक कदम आगे ले गए और उससे एक ऐसी रणनीति बनवाई जिससे उसका अमीर बनना उसकी माँ को भी पसंद आए। यह सरल था। उसकी माँ को हवाई में रहना बहुत पसंद था, इसलिए स्टीफन ने माऊ में समुद्र किनारे के एक कैंडो में निवेश कर दिया। वह उन्हें सर्दियों में वहां भेज देता है। 6 महीने तक वे स्वर्ग में रहती है और वह भी। अब माँ को उसकी अमीरी पसंद है। यही नहीं, वे हर एक को बताती रहती है कि उनका बेटा कितना उदार है। दूसरी बात, उसका अपनी माँ से साल में 6 महीने पाला नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। जीवन में मेरी शुरुआत धीमी रही, लेकिन उसके बाद मैं बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अजीब बात यह थी कि शेयरों में मुझे कभी कमाई नहीं होती थी। अपने धन के ब्लूप्रिंट के बारे में जागरूक होने के बाद मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तो काम से लौटने के बाद हर शाम को मेरे डैडी डिनर की टेबल पर अखबार लेकर बैठते थे
शेयरों के भाव देखते थे और टेबल पर मुक्का मारकर चिल्लाते थे, ये घटिया शेयर। फिर वे अगले आधे घंटे तक इस बारे में बड़बड़ाते रहते थे कि पूरा सिस्टम कितना मूर्खतापूर्ण है और शेयरों में फायदा कमाने की उम्मीद करने से ज्यादा अच्छा तो यह रहेगा कि लास वेगास जाकर जुआ खेला जाए। अब जब आप शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति को समझ चुके हैं तो क्या आप देख सकते हैं कि शेयर बाजार में मुझे फायदा न होने में हैरानी की कोई बात नहीं थी। मेरी शाब्दिक प्रोग्रामिंग असफल होने के लिए हुई थी। मेरे मस्तिष्क को अवचेतन रूप से गलत शेयर, गलत कीमत पर, गलत समय खरीदने के लिए प्रोग्राम किया गया था। अवचेतन रूप से मेरे धन के ब्लूप्रिंट को सही साबित करने के लिए, जिसके अनुसार शेयर घटिया होते हैं। बहरहाल, जब मैंने अपने अंदर के वित्तीय बगीचे से इस विशाल जहरीले खरपतवार को खोदकर बाहर निकाल दिया तो मुझे ज्यादा अच्छे फल मिलने लगे। जब मैंने खुद को दोबारा कंडीशन कर लिया तो उसके बाद मैं जो भी शेयर खरीदता था उसका भाव तत्काल बढ़ने लगता था। तब से मुझे शेयर बाजार में अद्भुत सफलता मिली है। हालांकि यह अविश्वसनीय और अजीब लगता है, लेकिन जब आप वाकई समझ जाते हैं कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है तो यह बिल्कुल तार्किक लगने लगता है। एक बार फिर आपकी अवचेतन कंडीशनिंग आपकी सोच को तय करती है। आपकी सोच आपके निर्णयों को तय करती है और आपके निर्णय आपके कार्यों को तय करते हैं, जो अंततः आपके परिणाम को तय करते हैं। परिवर्तन के 4 प्रमुख तत्व हैं, जिनमें से प्रत्येक आपके वित्तीय ब्लूप्रिंट की दोबारा प्रोग्रामिंग के लिए अनिवार्य है। ये तत्व साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। परिवर्तन का पहला तत्व है जागरूकता। आप किसी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको इसके अस्तित्व का पता न हो। परिवर्तन का दूसरा तत्व है समझ। आपका सोचने का तरीका कहाँ उत्पन्न हुआ, यह समझने से आप यह जान सकते हैं कि बाहर आपको ऐसे परिणाम क्यों मिल रहे हैं। परिवर्तन का तीसरा तत्व है अलगाव। जब आपको एहसास हो जाता है कि यह सोचने का तरीका आपका नहीं है, किसी दूसरे का है, तो आप खुद को उससे अलग कर सकते हैं और यह चुनाव कर सकते हैं कि उसे आगे जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। इसके लिए आपको इस बात पर विचार करना होगा कि आज आप कहाँ हैं और आने वाले कल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप सोचने के इस तरीके का निरीक्षण करके इसकी हकीकत देख सकते हैं। आप जान जाते हैं कि यह जानकारी की ऐसी फाइल है जो आपके दिमाग में बहुत बहुत पहले से रखी हुई है और हो सकता है कि वह अब सच्ची या महत्वपूर्ण न हो। परिवर्तन का चौथा तत्व रिकंडीशनिंग है। हम इस पुस्तक के खंड 2 में इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। वहां हम आपको दौलत पैदा करने वाली मानसिक फाइलें देंगे। अगर आप एक कदम आगे जाना चाहें तो मैं आपको अपने मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां आपको प्रभावी अनुभवजन्य तरीकों की श्रृंखला से गुजारा जाता है। ये तकनीकें आपके अवचेतन को सूक्ष्म तरीके से हमेशा के लिए बदल देंगी। इनसे आपका मस्तिष्क धन और सफलता के संदर्भ में सकारात्मक प्रतिक्रिया करने के लिए रिकंडीशनिंग हो जाएगा। स्थायी परिवर्तन के लिए निरंतरता और सतत समर्थन भी महत्वपूर्ण है। हम शाब्दिक कंडीशनिंग की चर्चा पर दोबारा लौटते हैं। अब हम बताते हैं कि आप धन के अपने ब्लूप्रिंट को सुधारने के लिए इसी वक्त कौन से कदम उठा सकते हैं। परिवर्तन के कदम: शाब्दिक प्रोग्रामिंग, जागरूकता। बचपन में धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में सुनी सभी बातें लिख लें। समझ: यह भी लिख लें कि आपके हिसाब से इन बातों ने आपके वित्तीय जीवन को अब तक किस तरह प्रभावित किया है। अलगाव: क्या आप देख सकते हैं कि ये विचार आपने सिर्फ सीखे हैं, ये आपके शरीर या मूलभूत अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि इस समय आप इन विचारों को बदलने का चुनाव कर सकते हैं। घोषणा: अपना हाथ दिल पर रखकर कहें, धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूं जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, टी हावर एकर। HindiAudiobook.com। दूसरा प्रभाव, मॉडलिंग। जिस दूसरे तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है वह है मॉडलिंग यानी अनुसरण। जब आप बड़े हो रहे थे तो पैसों के मामले में आपके माता पिता या अभिभावक कैसे थे? क्या उनमें से एक ने या दोनों ने अपने धन का अच्छा प्रबंधन किया या खराब प्रबंधन किया? वे फिजूल खर्च थे या मितव्ययी? वे चतुर निवेशक थे या वे निवेश ही नहीं करते थे? वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले? उनके पास पैसा टिका रहता था
या फिर पैसे के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता था? आपके परिवार में पैसा आसानी से आता था या फिर इसके लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता था? पैसा आपके परिवार में खुशी का स्रोत था या फिर इसे लेकर हमेशा बहस होती रहती थी? यह जानकारी महत्वपूर्ण क्यों है? शायद आपने यह कहावत सुनी होगी, बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। इंसान भी ज्यादा पीछे नहीं है। बचपन में हम हर चीज अनुसरण से ही सीखते हैं। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस पुरानी कहावत में काफी सच्चाई है। सेब पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता है। इससे मुझे एक औरत की कहानी याद आती है जो डिनर के लिए हैम पकाते समय उसके दोनों सिरे काट देती थी। एक दिन यह देखकर उसका पति हैरान रह गया और उसने पूछा कि वह दोनों सिरे क्यों काटती है। पत्नी का जवाब था, मेरी माँ भी इसी तरह पकाती थी। संयोग की बात, उस औरत की माँ डिनर के लिए उस रात को उनके घर आ रही थी। उन दोनों ने उनसे पूछा कि वे हैम के दोनों सिरे क्यों काटती हैं। माँ का जवाब था, मेरी माँ इसी तरह पकाती थी। यह सुनकर उन्होंने नानी से फोन पर पूछने का फैसला किया और पूछा कि वे हैम के दोनों सिरे क्यों काटती थी। उनका जवाब था, क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत छोटी थी। सबक यह है कि आमतौर पर हम धन के क्षेत्र में अपने माता या पिता या दोनों के तालमेल के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे डैडी उद्यमी थे। वे भवन निर्माण के व्यवसाय में थे। वे हर प्रोजेक्ट में 1 दर्जन से लेकर 100 मकान तक बनाते थे। हर प्रोजेक्ट में ढेर सारा पैसा लगाना पड़ता था। डैडी घर की सारी पूंजी लगा देते और बैंक से भारी कर्ज ले लेते थे। हम तब तक कड़के ही रहते थे जब तक कि सारे मकान बिक नहीं जाते और नकद नहीं आ जाता था। परिणाम स्वरूप हर प्रोजेक्ट के शुरू होते समय हमारे पास पैसा नहीं रहता था और हम गले तक कर्ज में डूबे रहते थे। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस दौरान डैडी का मूड कोई खास अच्छा नहीं रहता था और न ही वे उदारता के मूड में रहते थे। अगर मैं उनसे चवन्नी की भी कोई चीज मांगता था तो हमेशा उनका जवाब होता था, मैं किस चीज से बना हूं? पैसे से? क्या तुम पागल हो गए हो? जाहिर है मुझे धेला भी नहीं मिलता था, बल्कि मुझसे दोबारा मांगने के बारे में सोचना भी मत कहती कोप दृष्टि मिलती थी। मुझे यकीन है कि आपको भी कभी न कभी इसी तरह का अनुभव हुआ होगा। यह सिलसिला 1-2 साल तक चलता था, जब तक कि मकान अंततः बिक नहीं जाते थे। फिर हमारे घर पैसों की बरसात होने लगती थी। अचानक डैडी बिल्कुल बदल जाते थे। वे खुश, दयालु और बहुत उदार हो जाते थे। वे आकर मुझसे पूछते थे कि क्या मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे मन में तो आता था कि मैं उन्हें उनकी कोप दृष्टि वापस लौटा दूं, लेकिन मैं उतना मूर्ख नहीं था, इसलिए मैं बस आंखें मटकाकर कह देता, हाँ डैडी, धन्यवाद। फिर हमारी जिंदगी अच्छी तरह से चलती, जब तक कि वह भयंकर दिन नहीं आ जाता था जब डैडी घर आकर यह घोषणा करते थे, मुझे एक अच्छी जमीन मिल गई है, हम वहां पर मकान बनाने जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, यह सुनकर मैं कहता था, बहुत बढ़िया डैडी, शुभकामनाएं। हालांकि मेरा दिल डूब जाता था, क्योंकि मैं जानता था कि इसके बाद जीवन कितना संघर्षपूर्ण होगा। यह सिलसिला मेरी 6 साल की उम्र से लेकर तब तक लगातार चलता रहा जब मैंने 21 साल की उम्र में हमेशा के लिए अपने माता पिता का घर नहीं छोड़ दिया। फिर यह सिलसिला थम गया, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगा था। 21 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई पूरी की और जैसा आपने अंदाजा लगा लिया होगा, बिल्डर बन गया। मैं प्रोजेक्ट वाले कई अन्य व्यवसायों में भी गया। न जाने क्यों थोड़े पैसे कमाने के कुछ समय बाद ही मैं दोबारा कड़का हो जाता था। मैं दूसरे बिजनेस में छलांग लगा देता था और खुद को दुनिया के शिखर पर समझने लगता था, लेकिन साल भर बाद ही मैं खाई में पहुंच जाता था। उतार चढ़ाव का यह सिलसिला लगभग 10 साल तक चलता रहा। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि शायद समस्या मेरा चुना हुआ व्यवसाय नहीं है, मेरे चुने हुए पार्टनर नहीं है, मेरे कर्मचारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति या अच्छी स्थिति में छुट्टी मनाने या आराम करने का मेरा निर्णय